गुड मॉर्निंग गाइड्स। पिछले क्लास में हम क्रिस्टल जालक का वर्गीकरण कर चुके थे। यस, उसके बाद हम देखते हैं कुछ इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, वो आपके संबंधित होता है घन से। तो हम देखते हैं कि घन में क्या क्या पाया जाता है, कितने कोने, कितने किनारे, कितने केंद्र, कितने फलक, ये सारी बातें हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले देखते हैं घन। तो मेरे साथ सभी लोग बनाइएगा एक घन अपनी कॉपी में। यस, घन बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, पहले दो आप लोग वर्ग बना लिया करें। इस प्रकार से दो वर्ग बना लीजिए और प्रत्येक फिर कोने को एक दूसरे से मिला दीजिए। ये मिला दिए, इस प्रकार से आपका घन का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब हम आते हैं, देखिए घन पर उपस्थित बिंदु कौन कौन से होते हैं, बिंदुओं की संख्या क्या होती है और उस घन के लिए उसका योगदान कितना होता है। ठीक, देखते हैं कोने की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोने मींस इस घन में जो ये है, ये पॉइंट, ये इसका कोना कहलाता है। ठीक, इसकी बात, तो घन में कोनों की कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन इन 8 बिंदुओं का इस एक घन में एक गोले का योगदान कितना होता है? किसका? एक गोले का योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। कह सकते हैं अगर इस कोने में इसको सेट किया गया है, इस घन के लिए इस गोले का योगदान केवल 1/8वां हिस्सा ही होगा, बाकी सब बाहर होंगे। ठीक है ना, 1/8। ठीक, फिर बात करते हैं केंद्र की। तो घन में केंद्र कितना होता है? नो डाउट एक ही बीचों बीच का जो मध्य वाला भाग होता है उसको केंद्र कहते हैं। एक ही केंद्र होगा, और क्योंकि केंद्र जो है घन के अंदर है, घन के अंदर स्थित है, इसलिए उसका योगदान भी उस क्रिस्टल के लिए एक ही होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं फलक कितने होते हैं। तो निकल के आ रहा फलकों की संख्या घन में कितनी होती है? 6 होती है। जिस रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हैं वह एक घन का ही रूप है। देखेंगे उसमें कुल फलकों की संख्या 6 ही है। कैसे? एक ही सामने वाला, ठीक, एक इसी के जस्ट विपरीत, एक ये साइड वाला और एक दूसरा ये साइड वाला, 4 हो गए, और एक ऊपर एक नीचे, टोटल मिलाकर के फलक कितने हुए? 6। लेकिन इन फलक पर उपस्थित बिंदु का योगदान कितना होता है, यह महत्वपूर्ण है। तो ये देखने को मिलता है इसका योगदान 1/2 होता है। कैसे? अगर इस फलक में मान लीजिए कोई गोला ले आकर के सेट कर देते हैं, ठीक, तो देखते हैं उस गोले का आधा हिस्सा ही इस कमरे में दिख रहा है, तो कह सकते हैं इस गोले का इस कमरे के लिए योगदान कितना हुआ? 1/2 हुआ। ठीक, नेक्स्ट फिर बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण कुल कितने होते हैं? तो विकर्ण निकल के आ रहा है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए समझिए कैसे 4 विकर्ण हुए। जिस रूम में बैठे हैं किसी भी एक कोने को लीजिए, एक कोने को लीजिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इस कोने की बात करें, ठीक, इस कोने से और उस कोने का निचला हिस्सा, इस कोने से उस कोने का निचला हिस्सा जो एक लाइन जाएगी, एक विकर्ण ये कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार उस कोने को ऊपरी हिस्सा और इस कोने का निचला हिस्सा से जो लाइन आएगी ये दूसरा एक विकर्ण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस कोने के और इस कोने का निचला हिस्सा, उस कोने का ऊपरी हिस्सा, इस कोने का निचला हिस्सा तीसरा विकर्ण, और चौथा विकर्ण उस कोने का निचला हिस्सा और इस कोने का ऊपरी हिस्सा मिलाकर के विकर्ण की संख्या क्या हुई? 4 हुई। लेकिन गाइड्स एक बात महत्वपूर्ण इसमें यह निकल के आ रही है, ये जो विकर्ण हैं सभी के सभी घन के अंदर हैं। क्या है? घन के अंदर हैं। तो इसलिए कह सकते हैं एक विकर्ण का योगदान जो होता है 1 होता है।
एक विकर्ण का योगदान 1 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर बात करते हैं किनारा। इसकी बात करता हूं, किनारा कितने होते हैं। तो घन में जो किनारों की संख्या निकल के आ रही है 12। इतनी देखिए कैसे 12, जिस रूम में बैठे वहीं से आप बहुत अच्छी तरह से गणना कर सकते हैं। किनारे कौन, ये वाले पोजीशन है, एक ये, ठीक, एक ये, 2 3 एक 4, ठीक हुआ 4, एक 5, एक 6 7 8 9, नीचे वाले 9 10 11 और एक 12। किनारों की संख्या कितनी हो गई 12 हुआ। अब इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका योगदान कितना होता है, ठीक, किनारे का योगदान। तो मान लीजिए इस बाजू वाले जो किनारा है यहां पर ले आकर के एक बॉल फिट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, एक बॉल फिट कर दिया जाए। इसका कितना हिस्सा इस कमरे में दिखेगा, क्योंकि देखिए कुछ इधर दिखेगा कुछ उधर दिखेगा, और कुछ नीचे वाले कमरे में, जैसे नीचे वाले कमरे है ना, उसमें आधा आधा मींस 1/4 इसका एक किनारे का योगदान 1/4 होता है। ठीक गाइड्स, इतना समझ में आ गया ना। यस, कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में आया। यस, ठीक है ना। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, आंकिक प्रश्न में आते हैं। आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप पेपर देने जाते हैं, कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर इससे मिलेगा ही, निश्चित 100% मिलता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, आप प्रॉब्लम आपके सामने होगी कुछ इस प्रकार से, बोलेगा कि एक घनी इकाई कोशिका में, एक घनी इकाई कोशिका में ए बिंदु घन के कोने पर, ए बिंदु घन के कोने पर तथा बी बिंदु प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। क्या बोला, प्रत्येक फलक के केंद्र पर बी बिंदु स्थित है तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। इधर देखिए, कोने पर कौन हुआ, ए हुआ, ठीक, लेकिन प्रत्येक फलक पर कौन है, बी है, फलक ये है बेटा। यस, ये आपके फलक कहला जाएंगे, लेकिन कैसे, प्रत्येक फलक में है ये, ठीक, ये कौन से हैं, बी बिंदु हैं, बी है, ठीक, ये कौन से हैं, ये प्रत्येक ये है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ए का योगदान, ए का योगदान और इधर बी का योगदान। ए बिंदु कहां का उपस्थित है गाइड्स, कहां है बताइए, कोने पर। तो कोने का योगदान क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक। कुल कितने कोने हुए, 8 में, ठीक। बी बिंदु कहां है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, मींस फलक का योगदान 1/2। कुल कितने फलक होते हैं, 6। ये 8 से 8 क्या हुए, कैंसिल हुआ। ये क्या हुआ, 2 3 6, ये भी कट गया। क्या आया रेशियो, 1:3 आया। क्रिस्टल का सूत्र क्या निकलेगा, जिसमें जो रेशियो उसके साथ लगा देना है, A1B3, या इसी को इस रूप में भी लिखा जाता है AB3। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे निकल लो, चलिए सेकंड क्वेश्चन नोट करिएगा। एक घनी इकाई कोशिका में ए बिंदु घन के प्रत्येक कोने पर, ए बिंदु घन के प्रत्येक कोने पर एवं बी बिंदु प्रत्येक फलक
प्रत्येक फलक पर स्थित है। नोट करिएगा, बी बिंदु प्रत्येक फलक पर स्थित है। यदि आगे नोट करिएगा, यदि दो बी बिंदु क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। कहां? दो बी बिंदु क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? सॉल्व करिएगा गाइड्स। प्रश्न क्या बोला है? ए बिंदु प्रत्येक कोने पर है और बी बिंदु प्रत्येक फलक पर है, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है, यदि दो बी बिंदु क्रिस्टल से बाहर चले जाएं तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? इधर देखिएगा, इस डायग्राम में समझने का प्रयास करिएगा। ये पोजीशन है अभी तक जो प्रश्न बोला, लेकिन जब कंडीशन लगा दिया तो ये दो बिंदुओं को क्या कर दिया? क्रिस्टल से बाहर बी बिंदुओं को हटा दिया गया। ठीक, अब इस क्रिस्टल के देखिए फार्मूला क्या निकलेगा? ए का योगदान, कोने का योगदान 1/8 होता है और प्रत्येक कोने पर है इसलिए इंटू क्या हो जाएगा? 8। बी का योगदान देखिए, क्योंकि फलक का योगदान तो 1/2 होता है, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल कितने फलक पर बिंदु उपस्थित हैं। यस, तो देखते हैं 1 2 3 4 फलक में ही बिंदु उपस्थित हैं, इसलिए 1/2 इंटू 4। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 8 से 8 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 4, 1 रेशियो कितना आया? 2, 1:2। तो कह सकते हैं जो जिसके लिए आया उसमें वो लगा देते हैं, तो A1 B2 या इसी को हम कह सकते हैं AB2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, नोट करिए मेरे साथ। एक घनी इकाई कोशिका में ए बिंदु प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है एवं बी बिंदु प्रत्येक किनारे पर स्थित है तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? ठीक है ना? प्रश्न नोट करिए, कर लिए नोट। देखिए आपके पास प्रॉब्लम क्या है, देखिए कह रहा है एक घनी इकाई कोशिका में ये बिंदु जो है प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है एवं बी बिंदु प्रत्येक किनारे पर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया फलक कितने हुए? 6। योगदान क्या होता है? 1/2। लेकिन किनारे की अगर बात करें, किनारे कितने होते हैं? 12, और उसका योगदान कितना होता है? 1/4। सॉल्व करते हैं। ए का योगदान आप भी लिखिए ऐसे ही, बी का योगदान, ए कहां स्थित है? प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो फलक के केंद्र पर स्थित बिंदु का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है। आपके प्रश्न में कहा रखा है प्रत्येक फलक कुल कितने हैं? 6 हैं। इसी प्रकार बी को कहां बैठाया है? किनारे पर। किनारे का योगदान कितना होता है? 1/4। कितने किनारे पर गोले स्थित हैं? प्रश्न में कहा गया प्रत्येक किनारे पर स्थित। कट जाएगा 3 और ये 4 आ जाएगा। रेशियो कितना आया? 3:4 आया। तो क्रिस्टल का सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए ए के साथ 3 लग जाएगा और बी के साथ क्या लग जाएगा? 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A3
B4 ये आपका आंसर हो जाएगा गाइड्स। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपना प्रॉब्लम, और आपका प्रत्येक प्रॉब्लम अगली क्लास में डाउट क्लियर किया जाएगा, 100% आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप भी मेरे साथ नोट करिएगा। एक घनी इकाई कोशिका में ए बिंदु प्रत्येक कोने पर स्थित है एवं बी बिंदु विकर्ण पर स्थित है। बी बिंदु विकर्ण प्रत्येक विकर्ण पर स्थित है, ठीक, और सी बिंदु घन के केंद्र पर स्थित है, तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? इधर देखिए, अब यहां पर आपको 3 टर्म दिया गया है। यस, देखिए कैसे। पहले हम ए का योगदान लिखते हैं, ए का योगदान, ठीक, फिर बी का योगदान, प्रश्न नोट कर लिए हैं ना, फिर सी का योगदान। ये बिंदु कहां कह रहा है स्थित है? प्रत्येक कोने पर स्थित है, यही बोला गया है ना। कोने पर स्थित बिंदु का योगदान क्या होता है? 1/, कोने पर स्थित बिंदु का योगदान 1/8 होता है। प्रत्येक कोने पर कह रहा है इसलिए इंटू 8 हो जाएगा। बी बिंदु कहां बोला है? बी बिंदु प्रत्येक, यस कमेंट बॉक्स में लिखिए, बी बिंदु कहां पर बोला है? प्रत्येक किनारे पर स्थित है। तो किनारा कितना है? किनारे का योगदान 1/4 होता है, और कुल कितने किनारे हैं? 12 किनारे। और सी बिंदु क्या बोला है? केंद्र पर स्थित है। केंद्र तो एक ही होता है और उसका योगदान भी एक होता है, इसलिए इंटू 1, ठीक, कट गया। 8 से 1, 12 से 12, 4 के 12, मीन्स रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 1:3:1, अर्थात क्रिस्टल का सूत्र क्या हो जाएगा? A1 B3 और C1, या इसी को कह सकते हैं AB3C। गाइड्स, कभी कभी आपके प्रश्न में जो ऑप्शन होते हैं कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं। आप हो सकते हैं एक सीक्वेंस में ना देकर के आपको घुमाने के लिए हो सकता है ऐसा कर दे, ACB3, A2 C2 C3, हो सकता है ये भी कर दे A4 C3 B2, और नन ऑफ दीज भी, नन ऑफ दीज का ऑप्शन दे दें। तो आप तो निकालें ये वाला, ठीक, कहे तो ये तो मिल ही नहीं रहा है। तो रेशियो हमें ये नहीं मालूम, ये नहीं देखना है कि ये एकदम सीक्वेंस में ही हो, हमें ये देखना है कि A की वैल्यू 1 आ रही है, B की वैल्यू 3 आ रही है, और C की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो ये इधर उधर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पर नन ऑफ दिस ना होकर के ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट सही होगा आपका आंसर। A की वैल्यू यहाँ पर एक ही है, C की वैल्यू भी एक ही है, और B की वैल्यू देखिए 3 है। ठीक है गाइड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मेरे साथ नोट करिएगा। एक घनी इकाई कोशिका में, एक घनी इकाई कोशिका में, एक घनी इकाई कोशिका में ए बिंदु प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है एवं बी बिंदु
प्रत्येक विकर्ण पर स्थित है, विकर्ण पर स्थित है और सी बिंदु दो समांतर फलकों के केंद्र पर स्थित है। तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा, ये आपके पास प्रश्न है। ठीक है गाइड्स, देखिए पुनः सेम पिछले सवाल के जैसे आप पहले 3 कॉलम बनाइए। ए बिंदु का योगदान, ठीक, बी बिंदु का योगदान और लास्ट में सी बिंदु का योगदान। बन गया कॉलम। अब तीनों कॉलम में देखिए ए का योगदान, ए घनी का ए बिंदु कहां, प्रत्येक केंद्र पर, प्रत्येक ए बिंदु प्रत्येक केंद्र पर है। यहां पर जो प्रत्येक शब्द लगाया गया है ना, ये आपको घुमाने के लिए, केंद्र तो एक ही होता है इसमें। यस, तो देखिए 1 into 1, क्योंकि इसका योगदान भी एक होता है और केंद्र भी एक होता है। ए का योगदान ये हो गया। बी का योगदान देखिए, बी बिंदु प्रत्येक विकर्ण पर स्थित है। देखिए विकर्ण की संख्या कितनी है, 4 है, और उसका योगदान कितना होता है, 1 into 4, क्योंकि 4 क्यों इंटू, क्योंकि वो प्रत्येक विकर्ण पर स्थित है। यस, और सी बिंदु का योगदान, सी बिंदु दो समांतर फलकों के केंद्र मीन जो दो समांतर फलकों के केंद्र पर फलक का योगदान कितना होता है, 1/2। लेकिन कितने फलक पर, 2 समांतर फलकों के केंद्र पर, इसलिए इंटू 2 फलक, 2। ठीक, 1 into 1 तो 1 ही आ जाएगा, 1 into 4 तो 4 आ जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। रेशियो क्या होगा, 1:4:1। इसलिए आपका क्रिस्टल का जो सूत्र आ जाएगा AB4C, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, लास्ट प्रश्न है न्यूमेरिकल में। लिखिएगा, एक घनी इकाई कोशिका में ए बिंदु घन के कोने पर तथा बी बिंदु, लिखते जाइएगा, बी बिंदु प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, और 2 ए बिंदु एवं 3 बी बिंदु क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। देख लीजिए, एक घनी इकाई कोशिका में ए बिंदु घन के प्रत्येक कोने पर स्थित है एवं बी बिंदु प्रत्येक फलक पर स्थित है, और प्रत्येक फलक पर स्थित है यदि 2 ए बिंदु और 3 बी बिंदु क्रिस्टल से कहां चले जाते हैं, बाहर। तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा, इस नंबर 2 कॉलम बनाइए, ए का योगदान इंटू बी का योगदान,
दो कॉलम बनाइए, ए का योगदान और बी का योगदान। ए का योगदान देखिए कितना, कहां पर स्थित है, कोने पर, कोने का योगदान 1/8। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि कोने पर कितने बिंदु हैं, कितने कोने पर बिंदु हैं, क्योंकि दो कंडीशन लगाया है, दो बिंदु, दो ए बिंदु क्रिस्टल से बाहर चले गए हैं, बचे कितने, 6 ही बचे। बी कहां है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, लेकिन फिर कंडीशन देता है कि 3 बी बिंदु क्रिस्टल से बाहर चले गए, तब बचा कितना, 3 ही बचेगा। बस अब सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटे तो ये 3 और ये 4 मींस 3/4 आया, और यहाँ पर 3/2 आया। ठीक, अब देखिए कि इसको, क्योंकि वो आपके फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, ठीक, इसको सिंपल करने के लिए आप एक ऐसी संख्या से गुणा करिए कि इनके जो क्या, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो गायब हो जाए। तो इसके लिए आपको पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं में, दोनों टर्म में आप 4 का क्या कर दिए, गुणा कर दीजिए, इंटू 4, और इसमें भी इंटू 4। तो देखिए 4 से 4 कटा, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, मीन्स हमारी जो रेशियो आ रहा है 3 रेशियो, यस 3 रेशियो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब पुनः और सिंपल में करना हो, 3 और 2 तो 1:2 मींस क्रिस्टल का जो सूत्र आया क्या आया, AB2 आंसर हो जाएगा, AB2। ठीक है गाइड्स, चलिए इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके प्रश्न में पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन आप अपने बुक से देखिएगा, लगाइएगा। अगर इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, अगली क्लास में आपको पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। इसमें एक शब्द आता है समन्वय संख्या, या इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ये क्रिस्टल हैं, जो ये ठोस पदार्थ हैं, इसमें कुछ समन्वय संख्या पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। देखिए क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, किसे कहते हैं समन्वय संख्या, इसकी परिभाषा से निकल के आती है। देखिएगा गाइस, किसी क्रिस्टल में कोई रचक कण, अब रचक कण पहले भी बताया जा चुका है, कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। जितनी संख्या में पड़ोसी रचक कणों से घिरा होता है उसे उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहते हैं। गाइड्स समझने का प्रयास करिएगा। परिभाषा कहती है कि किसी क्रिस्टल में कोई रचक कण, और रचक कण मीन्स निर्माण करने वाली इकाई, वो कुछ भी हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। सीधे जितने अन्य पड़ोसी रचक कणों से घिरा होता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। यस, यही परिभाषा बोल रही है। डायग्राम में समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल है, और कह दिया जाए ये इस गोले की समन्वय संख्या क्या होगी, डार्क किए गए गोले की समन्वय संख्या क्या होगी। तो परिभाषा कहती है किसी भी क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल हो, अपने निकटतम मींस पड़ोसी जितने भी अन्य गोलों से घिरे होंगे वह उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। तो यह गोला सीधे 2 गोलों से घिरा हुआ है, ए और बी इसका अगर नाम दे दें, सीधे 2 गोलों से घिरा हुआ है, इसलिए इस गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन सा, यस, कोऑर्डिनेशन नंबर सन जो नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2।
कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो समान क्रिस्टल के लिए हुआ। अब बात, क्योंकि जब हम ठोसों का वर्गीकरण किए तो वहां पर एक आयनिक ठोस आया है। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस आया। तो हम बात करते हैं आयनिक ठोसों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो इसकी परिभाषा से निकलता है किसी आयनिक यौगिक में, किसी आयनिक यौगिक में कोई आयन या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, जितनी संख्या में विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा होता है, विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा होता है, उसे उस यौगिक की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए NaCl है, यह एक आयनिक यौगिक है सोडियम क्लोराइड। ठीक, इस सोडियम क्लोराइड में ये सोडियम प्रमाण, सोडियम आयन अन्य कितने इसे क्लोरीन आयन से घिरा हुआ है, 2 3 4 5 6 जो भी वैल्यू आएगी, यह वैल्यू इस सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम आयन की क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या कहलाएगी। ठीक, एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, दोनों परिभाषाओं को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर एक तरफ 2 कॉलम बनाइएगा, 2 कॉलम बनाइएगा, एक तरफ सिंपल की बात कर रहा हूं, एक तरफ हम आयनिक यौगिक की बात कर रहा हूं। आयनिक सिंपल के लिए बोलता है कोई रचक कण जितने अन्य रचक कणों से घिरा होगा वह उसकी क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या कहलाएगी। तो रचक कण कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। तीसरा ये प्रकार हो सकता है। ठीक, ये देखिए, अगर इसकी समन्वय संख्या की बात करें हम तो कितनी निकल के आ रही है? 2। अगर इस गोले की समन्वय संख्या की अगर हम बात करें, इस गोले की समन्वय संख्या की बात करें तो देख पा रहे हैं ये जो गोला है अन्य सीधे 4 गोलों से घिरा हुआ है। यस, इन 4 गोलों को टच कर रहा है, छू रहा है, अर्थात इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यस, अगर हम बात करें इसकी, इस गोले की, अगर हम बात करें इस गोले की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए ये जो गोला है सीधे कितने गोलों से? 1 2 3 4 5 और 6, सीधे 6 गोलों को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, अर्थात इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और देखिए जो आयनिक यौगिक हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आयनिक यौगिक है ना, इनमें एक निश्चित परमाणु पाए जाते हैं कि एक आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें एक फिक्स वैल्यू है कि सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- आयन कितने कितने संख्या में हुए। तो अध्ययन करने से पता चलता है कि जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, इसकी जो समन्वय संख्या का अनुपात होता है 6:6 में पाया जाता है। मींस निष्कर्ष निकलता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरा होता है, या कहें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो समन्वय संख्या का अनुपात होता है 6:6 होती है। इसी प्रकार से अगर हम सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या का अनुपात होता है 8:8 होता है। आपके पेपर में बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इनको हाईलाइट करिएगा। जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं कॉपी पेन में एक हाईलाइटर लीजिए और वहां पर उसको विधिवत
हाईलाइट करिएगा, जो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल होता है इसके कोऑर्डिनेशन जो नंबर का रेशियो होता है 8:8 में होता है। ठीक, इसी प्रकार सीजियम क्लोराइड के समान ही सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड का भी होता है। CsBr और CsI का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है गाइड्स, इनका भी 8:8 में ही होता है। ध्यान रखिएगा, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड का जो कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है 8:8 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें ZnS, AgI, CuCl, CuBr, CuI, इनका सभी का कोऑर्डिनेशन जो रेशियो होता है 4:4 होता है गाइड्स। ठीक है ना, इसको हाईलाइट करिएगा, आपके पेपर में हर दूसरे तीसरे साल पूछा ही जाता है। इन्हीं में से किन्हीं के आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है कि इन जैसे सोडियम क्लोराइड में समन्वय संख्या का अनुपात होता है या समन्वय संख्या पाया जाता है, तो 6:6 आपको पेपर में दिया रहेगा, एक अच्छा सा ऑप्शन। ठीक है ना, ये तो बात होगी, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, न्यू पॉइंट है, ये जो क्रिस्टल देखिए जो होते हैं, ये जो क्रिस्टल हैं, अब हम ये देखेंगे इन क्रिस्टलों में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट है, नोट करिएगा पॉइंट, क्रिस्टल संरचना पर, किसमें, क्रिस्टल संरचना पर दाब का प्रभाव। देखिए क्रिस्टल संरचना पर दाब का प्रभाव क्या हो, देखिएगा क्या निकल के आ रहा है कि क्रिस्टलीकरण के दौरान दाब में वृद्धि से समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। देखिए क्या, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, ठीक, जब ये सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है, ठीक, इनको मिला करके क्या बनेगा, NaCl बनेगा। इस NaCl निर्माण के समय अगर इसमें दाब आरोपित कर दिया जाए, क्या आरोपित कर दिया जाए, और अधिक दाब आरोपित कर दिया जाए, इनकी समन्वय संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब दाब डालेंगे जो ये आयन होंगे ये पास पास आएंगे, और समन्वय संख्या की परिभाषा कहती है कि कोई भी आयन या कोई भी परमाणु अन्य जितने पड़ोसी आयन या परमाणुओं से घिरे होते हैं वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो दाब जैसे डालेंगे तो परमाणु पास पास, आयन पास पास आएंगे, परिणाम स्वरूप ये क्या होगा, इनकी जो समन्वय संख्या 6:6 है वो बढ़ करके 8:8 हो जाती है, मींस सीजियम क्लोराइड के समान हो जाती है। रहता वही है, ये नहीं कि सोडियम क्लोराइड परिवर्तित हो जाता है सीजियम क्लोराइड में, नहीं, सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या का जो अनुपात होता है, सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या का जो अनुपात होता है 6:6 से बढ़ करके 8:8 हो जाता है। ये दाब का प्रभाव पड़ता है समन्वय संख्या पर। ठीक है ना, तो नोट लिखिएगा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना कोष्टक में इसकी समन्वय संख्या का अनुपात लिखा हुआ है 6:6 को उच्च दाब पर सीजियम क्लोराइड CsCl, इसका समन्वय संख्या का रेशियो है 8:8 प्रकार की क्रिस्टल संरचना में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना, और शॉर्ट टर्म में बना लीजिएगा जिससे आपको भूले ना कि NaCl है और यहाँ पर हम उच्च दाब लिखते हैं, उच्च दाब, यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या का अनुपात लिखते हैं जो किसके समान हो जाता है, सीजियम क्लोराइड के समान हो जाता है, मींस 8:8। गाइड्स क्रिस्टल वही रहता है
यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है कि क्या ये सोडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है? नहीं, क्रिस्टल वही रहता है, केवल उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में परिवर्तन होता है गाइड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यस, क्रिस्टल की संरचना पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? क्रिस्टल की संरचना पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? ठीक, देखिए एक सिंपल सी भाषा में पहले समझिए। वो याद करिए वो ठंडी के दिन जब आपके गांव में, या अगेठी तो सभी लोग जानते हैं ना, ठीक, यहां पर लगा करके ये यहां पर सभी लोग ये अगेठी लगाए हुए थे, इसके चारों ओर सभी लोग बैठे हुए थे, इस गोले के रूप में सभी लोग यहाँ ऐसे ऐसे बैठे हुए थे। जैसे ही थोड़ा समय हुआ, जैसे अगेठी की ज्वाला तेज होती है, धीरे धीरे लोग फैलने लगते हैं। अभी तक पास में बैठे हुए थे, क्या कैसे बैठे हुए थे? पास में बैठे हुए थे, सभी लोग सर्कल के रूप में बैठे हुए थे। लेकिन जैसे थोड़ी समय होता है, ताप का प्रभाव लोगों में पड़ने लगता है, तो फिर लोग सर्कल में थोड़ी दूरियां गैप देने लगते हैं कि अब गर्मी लग रही है। तो किसके कारण? ताप का प्रभाव। क्योंकि हीट जैसे उसमें हुआ तो लोग क्या हुए, धीरे धीरे एक दूसरे से दूरी बना रहे, उस अगेठी से दूरी बनाने लगे। जब दूरी बनाएंगे तो क्या होगी, एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ेगा। सॉरी, जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो समन्वय संख्या कहती है, निकटतम जो पड़ोसी वाले रचक कण होंगे वही समन्वय संख्या कहलाएगी। तो अगर मान लीजिए, अब थोड़ा इसमें परिभाषा में आइए, ताप वृद्धि से क्रिस्टल के रचक कण दूर दूर हो जाते हैं। ताप वृद्धि से क्रिस्टल के जो रचक कण होते हैं दूर दूर हो जाते हैं। इधर देखिए, ये लोग बैठे हुए थे सभी लोग, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे कुछ समय हुआ, तो ताप वृद्धि से ये अब लोग थोड़ी क्रिस्टल के जहां पर भी अगेठी लगाया गया है उससे दूर दूर बैठ गए, और परिणाम स्वरूप एक दूसरे से भी दूर हो जाते हैं। ठीक, जिससे परिणाम स्वरूप समन्वय संख्या घटती है, जिसके परिणाम स्वरूप समन्वय संख्या क्या होती है? घटती है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, यदि सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, किसका? सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और उसमें ताप में वृद्धि किया जाए, उस क्रिस्टल के साथ ताप में वृद्धि किया जाए, तो आप अभी आपको मालूम चला है कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल के जो समन्वय संख्या का अनुपात होता है 8:8 होता है। लेकिन इसमें अगर ताप में वृद्धि कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ताप में वृद्धि कर दिया जाए, तो इसकी जो समन्वय संख्या का अनुपात होता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के समान हो जाता है। रहता क्रिस्टल सीजियम क्लोराइड का ही है, केवल समन्वय संख्या के में परिवर्तन हो जाता है, और किसके समान हो जाता है? सोडियम क्लोराइड के समान हो जाता है। ठीक है गाइड्स, ये आपके पेपर में प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। किस प्रकार से बनेगा देखिए, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में ये ताप की वृद्धि कर दिया जाए, इसकी समन्वय संख्या का अनुपात किस क्रिस्टल के समान होगा? किस क्रिस्टल के समान होगा? तो कौन सा क्रिस्टल आ रहा है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के समान होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद न्यू टॉपिक आता है क्रिस्टल के घनत्व की गणना। क्योंकि अब हम पढ़ लिए हैं क्रिस्टल का व्यवस्थित क्रम, क्रिस्टल किस प्रकार से समन्वय संख्या पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? क्रिस्टल के घनत्व की गणना, कि कोई क्रिस्टल है उसका घनत्व क्या होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। कौन सा फार्मूला? डेंसिटी इज इक्वल टू Z into m upon a cube into n0, a cube into n0। बात ये आती है कि ये सारी चीजें हैं क्या? ठीक, ये सारी चीजें यहां पर हैं क्या?
मीन्स जेड क्या है, यम क्या है, ए क्यूब क्या है, यम जीरो क्या है। तो नोट करिएगा, जहां पर जेड इक्वल टू इकाई कोशिका में, जहां पर जेड इक्वल टू इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या, इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या, नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, यम इक्वल टू मोलर द्रव्यमान, यम इक्वल टू मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार, ये आपके प्रश्न में सब दिए रहेंगे। नेक्स्ट नोट करते जाइएगा, ए क्यूब इक्वल टू इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, इकाई कोशिका की किनारे की लंबाई, ए क्यूब क्या है, इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, ठीक है। और एन जीरो इक्वल टू एवोगैड्रो संख्या, या इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। याद रखिएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 की जो वैल्यू होती है, इसे ही एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, इसकी इकाई क्या होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप गणना तो कर लिए, लेकिन यूनिट्स क्या होगी, तो कहा गया है यदि ए का मान मींस ए क्यूब का मान सेंटीमीटर में हो तो घनत्व की इकाई ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगी। हाईलाइट करिएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि घनत्व की गणना कैसे किया जाता है। चलिए एक प्रश्न लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्रिस्टल एफसीसी प्रकार का है। कैसा है? एक क्रिस्टल एफसीसी प्रकार का है, एफसीसी प्रकार का है जिसका परमाणु भार, जिसका परमाणु भार 60.23 है, जिसका परमाणु भार क्या है 60.23 है, एवं एक किनारे की लंबाई 100 पिकोमीटर है, एक किनारे की लंबाई 100 पिकोमीटर है। तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना कीजिए। क्रिस्टल के घनत्व की गणना कीजिए, ये आपके पास प्रश्न है। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है। हमारा फार्मूला क्या कहता है घनत्व की गणना के लिए, D इक्वल टू Zm इंटू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू n0, यही बोलता है ना। यस। अब इस प्रश्न में सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ एफसीसी प्रकार का है, तो आप जो वीडियो नंबर पार्ट 3 में देखे होंगे तो वहां पर एफसीसी को बताया गया था। उसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यस, एफसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सही, 4। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एम की वैल्यू दिया गया है कितना? 60.23। ए क्यूब की वैल्यू देखिए दिया है कितना? 100 पिकोमीटर में, 100 पिकोमीटर में। अब महत्वपूर्ण बात यह है 100 पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि 11वीं क्लास पढ़ के आ रहे हैं कि चूंकि 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है
कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या होता है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना होता है? यस 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है ना। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर देखिए ए क्यूब को हमको बदलना होगा, ए इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अभी ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है, हमें चाहिए किसकी? ए क्यूब। हम डायरेक्ट पहले ए क्यूब की गणना कर लेते हैं। तो गाइड से हम कह सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 का होल क्यूब हो जाएगा और सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू, इसको मतलब ये 100 इंटू 100 इंटू 100 ऐसे लिखा जा सकता है, इंटू और इसका क्या है 10 माइनस 30, 10 टू पावर माइनस 30, यूनिट क्या? सेंटीमीटर। यस, इसको ऐसा लिखा जा सकता है गाइड्स, 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू 10 टू, देखिए 2 2 4 2 6, 10 टू पावर 6, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 6, ठीक, और इनटू 10 टू पावर माइनस 30। तो कुल मिलाकर वैल्यू आ गई ए क्यूब इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर, ठीक। और अभी अभी आपको n0 की वैल्यू बताई गई है, कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब इस फार्मूले में इन सभी मान को रख दीजिए। चलिए रख देता हूं। d इक्वल टू z की वैल्यू कितना है? 4, m की वैल्यू कितना है? 60 कितना दिया गया है? 60.23 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू पावर माइनस 24, यही आई ना, इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इतना हो गया गाइड्स। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 इंटू, अब इसका दशमलव हटाएंगे तो 6023 अपान, और इसकी इस वैल्यू को माइनस में है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 224 हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर इसका पॉइंट हटा गया है इसलिए इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक। कैलकुलेशन देखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 6.023 है, इसलिए यहाँ इसका भी पॉइंट हटा देते हैं तो 6023 और इंटू जो है, क्योंकि 3 अंक के दशमलव हटाए हैं इसलिए इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक। बस हो गया। अब जो कटे और इस साथ में क्या है? इंटू 10 टू पावर 23 है, ठीक। देखिए ये 6023 और 6023 ये दोनों कट गए ना, इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए ना। 10 टू पावर 23 से 10 टू पावर 23 तक कट गया। अब बचा क्या? d इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ 10 बचा और 10 ये 4 इंटू 10 इंटू 10, तो कह सकते हैं d इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 2, और यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आता आ गया, ठीक गाइड्स। इस प्रकार से कि आप घनत्व की गणना कर सकते हैं। आज के लिए गाइड्स इतना ही, बाकी हम अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।